कोलकाता के अंदर आज सभी लोग आरजे कर हॉस्पिटल के रेप केस के ऊपर इंसाफ मांग रहे हैं और मांगना भी चाहिए, क्योंकि कोलकाता ने अपनी खुद की एक बेटी खोई है। बट रियलिटी ये है कि कोलकाता और वेस्ट बंगाल ने जिंदगी में और भी बहुत कुछ खोया है, जिसके बारे में उन लोगों को पता तक नहीं है। अंग्रेजों के राज में कोलकाता इंडिया का कैपिटल था और आज के डेट में गुंडा राज। और अगर देखा जाए तो आज खराब पॉलिटिक्स के वजह से उन्होंने अपनी सारी की सारी प्रेजेंस भी खो दी है। अगर वेस्ट बंगाल को सबसे ज्यादा आलसी स्टेट बोलोगे तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वेस्ट बंगाल के अंदर इंडिया की वन ऑफ द वर्स्ट पॉलिटिकल गेम्स चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग वोट डालकर सीएम सिलेक्ट नहीं करते बल्कि उनको भगवान बना देते हैं। क्योंकि एक सीएम ने वहां पर 23 सालों तक रूल किया था और अभी करंट सीएम पिछले 13 सालों से रूल कर रही हैं। और अगर किसी को पता हो कि कब तक करेंगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर सच कहें तो इसी आउटरीच की वजह से कोलकाता का गंदा सिस्टम और गंदी पॉलिटिक्स हमारे सामने आई है और आरजे कर संदेश खाली जैसा केस सामने आता है। बट ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि वेस्ट बंगाल हर साल जल रहा है और इस बात की नॉलेज उनके खुद के लोगों को भी नहीं है। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई है ना, सबने एक एक करके बंगाल की इकोनॉमी को खत्म किया है। अब ये बात सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, बट वेस्ट बंगाल अंग्रेजों के कंट्रोल में ही सही था, क्योंकि जब से उनको आजादी मिली है तब से उनकी कंडीशन और खराब हुई है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पूरे देश के अंदर 4 लाख भिखारी हैं, जिनमें से 1 लाख भिखारी सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर रहते हैं और आज के डेट में उनकी 75% पॉपुलेशन गांव के अंदर रहती है। वेस्ट बंगाल से उनके पैसे, उनकी क्रेडिबिलिटी और उनका नाम तीनों छीन ली गई। आपको तो पता ही है कि इंडिया की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो कोलकाता में आई थी। सबसे पहला ट्राम सिस्टम भी कोलकाता में ही आया था। बट आज के डेट में वेस्ट बंगाल की ग्राउंड रियलिटी यही है कि वहां की सरकार ने उनको इस हद तक खोखला कर दिया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर वेस्ट बंगाल नीचे से सेकंड नंबर पर आता है, मतलब 28 में से 27वें नंबर पर आता है। और आपको पता है, इनसे बुरा सिर्फ एक स्टेट है और वो है बिहार। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ORF के एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 2010 से 2019 तक बंगाल में 161 मर्डर्स पॉलिटिकली हुए हैं, जो कि बिहार से भी 5 ज्यादा है। और इसी वजह से आज के डेट में इनको बिहार से कंपेयर किया जाता है, जबकि कोलकाता पहले इंडिया की कैपिटल थी। जिन लोगों को नहीं पता कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है, उनके लिए बता दूं कि कुछ पैरामीटर्स होती हैं जिनके ऊपर स्टेट का कंपैरिजन किया जाता है, ये चीज देखने के लिए कि कौन सा स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा स्टेट बुरा। ये निकालने के लिए 3 चीजों की एवरेज ली जाती है। पहला है एजुकेशन, दूसरा है पर कैपिटा इनकम और तीसरा है हेल्थ। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल का पर कैपिटा इनकम सिर्फ 1,41,000 रुपए है। और अगर ये नंबर कंपेयर करने के लिए गोवा का ले लूं तो वो है 5,58,000 रुपए। और दिल्ली, जो आज की डेट में इंडिया की कैपिटल है, जो किसी टाइम पर कोलकाता हुआ करती थी, उनका भी पर कैपिटा इनकम 4,61,000 रुपए है। और इस पूरी वीडियो को बेटर तरीके से समझने के लिए हमें स्टेट को एज ए कंपनी इमेजिन करना होगा, क्योंकि आप जिस किसी स्टेट में भी रहते हो, आपके स्टेट के अंदर कोई भी सरकार है, वो अल्टीमेटली चला तो धंधा ही रही है ना। वो चाहती है कि आप बिजनेस करो और उसके बदले उनको टैक्स दो। सरकार चाहती है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करो और वो उस सामान को एक्सपोर्ट करे। आप खेती करो और सरकार उसे आगे सेल करे। और गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखती है कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी और पर कैपिटा इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, जो हर स्टेट के अलग अलग प्लान्स और उनके एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और एट द एंड सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हमारे स्टेट या फिर कंट्री को एज ए बिजनेस ही रन कर रहे होते हैं। वेस्ट बंगाल ने अपनी जिंदगी के अंदर 2 बड़ी गलतियां की है, जिसमें से पहला है डिसीजन मेकिंग। यहां पॉलिटिशियन ने हर वो गलत डिसीजन लिया है जो एक्चुअल में लिया जा सकता था। इंडिया आज के डेट में सबसे ज्यादा पैसा सर्विसेज को एक्सपोर्ट करके कमाता है और हम सबको पता है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सर्विसेज बेंगलोर एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि वो एक आईटी हब है। ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अलग अलग स्टेट्स ने भी अपने आईटी हब बनाए हैं, जैसे कि गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, हैदराबाद और पुणे। इन सबको भी आईटी हब्स के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है। बट इन सबको रूल आज भी बेंगलोर ही कर रहा है, क्योंकि इनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज थी। पर शॉकिंगली फर्स्ट मूवर एडवांटेज बंगाल के पास थी, न कि बेंगलुरु के पास। सबसे पहले बंगाल के सीएम के पास ऑफर आया था कोलकाता को एक आईटी हब बनाने का, और उस टाइम के सीएम ज्योति बसु ने उस ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, ये बोलते हुए कि अगर कंप्यूटर को इंटीग्रेट किया गया तो ये जॉब्स खा जाएगा। और आप लोगों को ये चीज सुनने में जितनी इलॉजिकल आज लग रही है, उतनी ही पहले भी थी।
कंप्यूटर के आने से जॉब्स खत्म नहीं हुई है बल्कि शिफ्ट हुई है, और पहले से बहुत ज्यादा इवन की क्रिएट भी हुई है। और किसी भी लॉन्ग विजन वाले सीएम से आप ऐसी चीजें एक्सपेक्ट तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो हर डिकेड के अंदर अपग्रेड तो होना ही है। अभी रिसेंट में एआई चल रही है, जिसके वजह से आपने सुना होगा कि जॉब्स चली जाएगी। इसका मतलब ये थोड़े ना है कि इंडिया उसका एडॉप्शन ही बंद कर दे। अब अगर कुछ जॉब्स जाने वाली बात है तो नई जॉब्स क्रिएट भी तो होंगी। आपको पता है, जैसे ही वेस्ट बंगाल के सीएम ने इस ऑफर को मना किया था, कर्नाटका के सीएम ने हाथ जोड़कर इसको एक्सेप्ट कर लिया था, और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। क्योंकि आज के डेट में इंडिया के अंदर जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं ना, उसके अंदर 44% स्टार्टअप बेंगलुरु के हैं। वर्ल्ड के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनीज है, और अगर वो इंडिया में बिजनेस करने आई है, तो उसके 80% मेन ऑफिसेस सिर्फ बेंगलोर के अंदर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेंगलोर के अंदर 44 लाख लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आईटी फील्ड के अंदर जॉब कर रहे हैं, और जबकि ये डाटा 2021 का है। अभी तो ये नंबर काफी ज्यादा बढ़ गया होगा। इनफैक्ट आज जितने भी जॉब्स बेंगलोर प्रोड्यूस करता है ना, उसे 30% बंगाली फिल कर रहे हैं। मतलब बंगाली लोग बेंगलोर जाकर जॉब कर रहे हैं, जबकि ये अपॉर्चुनिटी सबसे पहले तो उन्हीं को मिली थी। पर आज तक वहां के लोगों ने अपने सीएम को इस बात का क्लेम ही नहीं किया। आज के डेट में भी कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल के अंदर जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनका स्टार्टिंग पैकेज 8,000 रुपए का होता है, और उस 8 से 10,000 रुपए का सैलरी कमाने के लिए ये लोग 2-2 घंटे ट्रेवल करते हैं, 9-9 घंटा काम करते हैं, उसके बाद उनको कुछ पैसा नहीं मिलता। अगर वेस्ट बंगाल के अंदर आपके पास 7 से 8 साल का काम करने का एक्सपीरियंस भी है ना, तब भी आपकी मैक्सिमम सैलरी 45,000 की होने वाली है। यहाँ के लोगों को इतनी कम सैलरी मिलने का कारण कुछ और नहीं, बल्कि कोई बड़ी कंपनी का ना होना है। अब इसमें जितनी गलती सरकार की है, उससे ज्यादा गलती वहां के खुद के लोगों की है, क्योंकि वहां पे ऐसा माइंडसेट नहीं है कि भाई काम करने जाना है, पैसा कमाना है। उनका अलग ही माइंडसेट है। वहां के फैक्ट्री के वर्कर्स काम करने से ज्यादा स्ट्राइक करने के ऊपर ध्यान देते हैं, और वहां की सरकार उनको सपोर्ट भी करती है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर उनके खिलाफ कुछ बोला तो हो सकता है कि वो उन्हें वोट ना दे। लेकिन एज ए गवर्नमेंट, एज ए लीडर, आपका यह फर्ज बनता है कि आपके स्टेट के जो भी लोग हैं, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको समझाएं, और अगर जरूरत पड़े तो पनिश करें। अब अगर इंडिया में मैक्सिमम लोग पटरियों के ऊपर गंदा करते थे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट ने उनकी बातों में हाँ मिलाकर उनके लिए स्पेशल पटरियां बनवा दी कि भाई ये नई वाली पटरियों के ऊपर गंदा करो, इसके ऊपर ट्रेन भी नहीं आएगी। उन्होंने टॉयलेट इंट्रोड्यूस करवाए। कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा, ईगो ट्रिगर हुई होगी जब सरकार टॉयलेट इंट्रोड्यूस कर रही थी कि आपको गंदा कहां करना है, लेकिन गवर्नमेंट ने किया। पर बंगाल की गवर्नमेंट मैक्सिमम टाइम में उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती है, और फ्रिजिंग बांटने में ज्यादा ध्यान देती है, जिससे ज्यादा वोट मिल सके। इन सब रीजन के वजह से बंगाल एक्चुअल में बिजनेसमैन के लिए सेफ रहा ही नहीं था, क्योंकि एक अकेला बिजनेसमैन धंधा थोड़ी ना बना सकता है। उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो स्किल्ड हो और एक्चुअल में काम करना चाहते हैं। बट यहाँ के लोगों ने बिजनेसमैन के साथ बदतमीजी की। एक बार वहां के लोगों के द्वारा आदित्य बिरला को राइटर्स बिल्डिंग के सामने जीपीओ और आरबीआई के बीच उनकी कार से घसीटा गया, पीटा गया, कपड़े फाड़े गए, उनके अंडरवियर तक उतार दिए गए, और उन्हें 15 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, जहां उनका ऑफिस था, वहां तक पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया। उसके अगले ही दिन आदित्य बिरला मुंबई चले गए और अपने सारे के सारे बिजनेस को बंगाल से निकालकर दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर दिया। उनका वर्क इन्वायरमेंट इतना खराब हो चुका था, और ये लोग इतने आलसी बन चुके थे कि दोपहर के 2 बजते ही सोने चले जाते थे। और आज के डेट में भी अगर आप देखोगे ना, तो कंडीशन सेम ही है। क्या आप भी इस बात को नोटिस करते हो? कमेंट में जरूर लिखना। 1940 तक कोलकाता इंडिया में सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर रहा था, बट ऐसा क्या हुआ कि अगले सिर्फ 30 सालों में वहां की मैक्सिमम फैक्ट्रीज बंद हो गई। सिर्फ 30 सालों के अंदर 56,000 फैक्ट्रीज वेस्ट बंगाल से दूसरे स्टेट मूव कर गए। हालत लिटरली इतनी खराब हो गई कि अनएम्प्लॉयमेंट और भूखमरी अपने पीक पर पहुंच गई। और इन सारी कंडीशन को देखते हुए वहां के सीएम ने वेस्ट बंगाल के अंदर बिजनेस लाने की कोशिश तो की, बट उनके खराब ट्रैक रिकॉर्ड के वजह से वहां पर कोई बिजनेस करना नहीं चाहता था। सबको लगता था कि वहां पैसे लगाने का मतलब है कि खुद के लिए गड्ढा खोदना। बट थैंक्स टू आवर रतन टाटा सर कि 2006 में नैनो का प्लांट लगाने का सोचा, और देश को सबसे सस्ती गाड़ी बेचने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने कोलकाता गवर्नमेंट से टाई अप भी किया।
फैक्ट्री बनाने के लिए 1000 एकड़ जमीन भी खरीद ली और उन लोगों को प्रॉमिस भी कर दिया कि उन 1000 लोगों को जॉब्स भी देंगे जिनसे जमीनें ली गई है। बट एक्चुअली जब तक ये फैक्ट्री पूरी तरह से परफॉर्म करती, ममता बनर्जी ने वहां पे हड़ताल कर दी। उस टाइम पे ममता दीदी अपोजिशन में थी और उस वक्त उनके वर्कर्स ने उन लोगों को भड़काया जिन्होंने फैक्ट्री के लिए जमीनें दी थी। उनको यह समझाया गया कि तुम लोगों ने जमीन सस्ते में बेच दी है। अब जमीन सस्ती थी या महंगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन कह सकता हूं कि नैनो आई थी वहां पे प्लांट लगाने को, जिनको प्लांट लगाने नहीं दिया गया और फाइनली रतन टाटा को अपनी खरीदी हुई जमीन को छोड़कर भागना पड़ा। और जब ये सारा इंसिडेंस हो रहा था तब मोदी जी गुजरात के सीएम थे। उन्होंने रतन टाटा को अपने यहां फैक्ट्री शिफ्ट करने का प्रपोजल रखा और सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर 1100 एकड़ जमीन अलॉट कर दी और हर वो पॉसिबल चीज दी जा रही थी जिनसे उनका बिजनेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सके और रिजल्ट आपके सामने है। आज गुजरात सिर्फ गाड़ियां बेचकर 25,000 करोड़ का रेवेन्यू हर साल जनरेट करता है, जबकि बंगाल ने हर उस चीज को ठुकरा दिया जो उसकी इकोनॉमी को संभाल सकता था। इवन कि जो इकोनॉमी उनकी पहले संभली हुई थी उससे भी उन्होंने लात मार दिया। अब इसमें जितनी गलती गवर्नमेंट की थी उतनी ही गलती उनके लोगों की भी, क्योंकि उनको वर्क कल्चर के बारे में जीरो नॉलेज है। देखिए एक्चुअली बंगाली लोगों का एक कॉन्सेप्ट है जिसको ये भात घूम बोलते हैं। भात का मतलब होता है लंच या खाना और घूम का मतलब होता है सो जाना। वेस्ट बंगाल के लोगों को कितना भी काम पड़ा हो, ये लोग 2 बजे खाना पीना खाकर दुकानें बंद करके सोने चले जाते हैं और सीधा शाम को उठते हैं। यहाँ मैक्सिमम आर्टिस्ट पैदा होते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर पैदा नहीं होता। अगर कोई होता भी है तो उनका कल्चर उनको मार देता है। दूसरी तरफ इन लोगों का बिजनेस को देखने का प्रोस्पेक्टिव सिर्फ यही होता है कि ये बहुत रिस्की चीज है। जॉब में भी ये लोग थोड़ी सी भी रिस्क नहीं लेते। जैसा कि आपने भी इनका कल्चर देखा होगा कि मैक्सिमम बंगाली लोग दोपहर के 2 या 3 बजे सोने चले जाते हैं और दूसरी तरफ किसी गुजराती को देखो, वो आदमी बिना सोए 3-3 दिन तक काम कर रहा होता है। गुजरातियों को ये चीज बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर धंधा इतना बड़ा बनाना है कि उसको एम्पायर बोला जा सके तो वो बलि मांगता है। वो आपके पसंद की बलि लेगा, आपके रिश्तों की बलि लेगा और आपकी नींद की बलि लेगा। और ये बेसिक चीजें बंगाल के लोगों को पता ही नहीं है। उसके बाद भी ये लोग खुश होते हैं क्योंकि ये लोग खुद को किसी से कंपेयर ही नहीं करते। शायद ये लोग इस बात को फॉलो करते हैं कि कंपैरिजन करना बुरी बात है, लेकिन भाई थोड़ा बहुत तो कर लो। एटलीस्ट ये तो पता चले कि बाकी स्टेट में चल क्या रहा है। एक्चुअल में बंगाल कभी इंडिया का नंबर 1 स्टेट था और आज के डेट में सेकंड लास्ट पे आ चुका है। आज की डेट में बंगाली ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो मैक्सिमम टाइम ऐसा काम करते हैं जिसमें स्किल की रिक्वायरमेंट कम से कम हो। गुड़गांव, एनसीआर और दिल्ली के अंदर हर 3 में से एक मेड बंगाली है। पूरे गुड़गांव के अंदर अलग अलग रीजन्स के अंदर छोटी और लोकल मार्केट लगाई जाती है जिसके अंदर आपको बहुत सस्ता सामान मिल जाएगा और उस मार्केट का नाम होता है बंगाली मार्केट। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दैट कि एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी ये है कि दिल्ली के अंदर बंगाली वर्ड को एज ए स्लैंग यूज किया जाता है। बंगाल आज की डेट में आसमान से जमीन पर आ चुका है और इसके लिए जिम्मेदार बंगाली खुद हैं। एंड ये वही बंगाल है जहां से सबसे ज्यादा रियल हीरोज प्रोड्यूस हुए हैं। राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, हमारे इन्हीं सुपर हीरोज ने अपना खून पसीना लगाकर बंगाल को बनाया था और आज के डेट में बंगाली उसी पूरी लेगेसी को खत्म कर रहे हैं। बंगालियों ने अपने सीखने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आज के डेट में बंगाली जहां भी स्टैंड करते हैं उनमें सिर्फ उनकी ही गलती है, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे उनका माइंडसेट या फिर उनका कल्चर। आपका कल्चर बहुत अच्छा है, आपका खाना लिटरली बहुत ज्यादा टेस्टी है, आपकी लैंग्वेज वर्ल्ड की वन ऑफ द स्वीटेस्ट लैंग्वेज है, पर ये जो उनकी एडवांटेजेज है ना, ये एक्चुअली में उनकी डिसएडवांटेजेज बन रही है क्योंकि वे इन चीजों से अलग कुछ सोच ही नहीं पाते। बंगाल डे बाय डे और ज्यादा डेटोरिएट हो रहा है क्योंकि वे लोग अपनी लर्निंग्स के ऊपर फोकस ही नहीं करते। वे लोग थर्ड ओपिनियन सुनना नहीं चाहते और अपने कल्चर और माइंडसेट के साथ इतना ज्यादा बाउंडेड हो चुके हैं कि जब सामने वाला कुछ बोलता है तो उनको चुभता है। बंगाल फेल्यूर की डिटेल्ड वीडियो भी मैंने बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे भी देख सकते हो। और बंगाल के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद।